ओपनहाइमर पहले ही से न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहां पर न्यूट्रॉन की मदद से एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी हासिल की जा सकती है। नेचुरल एलिमेंट्स में सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम है। इसकी न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और इनकी अगर समेशन की जाए तो ये यूरेनियम 238 की मास है। अब साइंटिस्टों ने कई रिसर्चेस के बाद ये नतीजा निकाला कि यूरेनियम 238 को अगर एक खास प्रोसेस से निकाला जाए तो ये यूरेनियम 235 को पैदा करती है जो इंतहाई ही अनस्टेबल है, और अगर इससे एक न्यूट्रॉन को कोलाइड किया जाए तो इससे हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है और इस स्प्लिटिंग से दूसरे न्यूट्रॉन निकलते हैं जो कि दूसरे यूरेनियम 235 से कोलाइड करके और ज्यादा एनर्जी पैदा करते हैं, और इस तरह ये चेन रिएक्शन खुद ब खुद ही बढ़ता रहता है और इसी तरह कुछ माइक्रो सेकंड में ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और इससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल कर सामने आती है। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा ले कि 1 kg एटॉमिक बॉम्ब 3500 kg TNT बॉम्ब्स के बराबर जितनी तबाही करता है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने जापान के शहर नागासाकी को राख में तब्दील किया था, अगर इतनी ही तबाही अमेरिका को TNT बॉम्ब से करानी पड़ती तो वो 1.5 करोड़ किलोग्राम TNT बॉम्ब्स को जापान पर गिराते। अमेरिका को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बहुत जल्दी थी क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और दूसरी तरफ उनको ये खतरा था कि हिटलर उनसे पहले ये बॉम्ब ना बना ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब वक्त था इस बॉम्ब को टेस्ट करने की। और जब इस बॉम्ब को टेस्ट किया गया, ओपनहाइमर समेत कुछ और साइंटिस्ट भी इस बॉम्ब से खौफजदा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को बर्बाद करने वाला ये पहला बॉम्ब था जो इंसानों के हाथ अब लग गया था। इसके इंसानों पर क्या असरात बर्पा हो सकते हैं ये जाने बगैर ही अमेरिका ने अगले ही महीने जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर ये बॉम्ब गिरा दिए। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने अपनी हथियार डाल दिए और वहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका ओपनहाइमर के इस कारनामे से इतना खुश हुआ होगा कि उसे नोबेल प्राइज दे दिया, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जब ये तबाही देखी तो उसे अपनी क्रिएशन पर बहुत ज्यादा अफसोस हुआ क्योंकि उनकी वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी थी। अगर वो चाहते तो वो ये ताकत मिनटों में ही किसी और कंट्री को भी दे सकते थे। इसलिए अमेरिका की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी उन पर जासूसी करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर वही ही हुआ जिसका डर था। 1949 में अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन सोवियत यूनियन ने भी एटमी धमाके कर लिए। टेक्नोलॉजी लीक हो गई थी, लेकिन कहां से किसी को भी इस बारे में मालूमात नहीं थी। सबका शक ओपनहाइमर पर जा रहा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उसकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर रह चुकी थी। अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी की सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज रिलेशंस थी, लेकिन खुद ओपनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपनहाइमर और स्टेट सीक्रेट के दरमियान पर्दा डालने का ऑर्डर जारी किया। एक इंक्वायरी हुई जिसमें ओपनहाइमर पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो सोवियत यूनियन का एजेंट है, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रही कि उनका कम्युनिज्म और सोवियत यूनियन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ओपनहाइमर पर कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके खिलाफ सुना दिया गया। जो एक वक्त में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का दर्जा रखते थे, उनको मिनटों में ही जलील करके उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के राइट्स छीन लिए। आइंस्टाइन समेत कई और ऐसे साइंटिफिक रिसर्चर्स ने आवाज बुलंद की, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। कई साल ओपनहाइमर खामोशी से जिंदगी गुजारते रहे। फिर 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ओपनहाइमर को ऑफर दी कि वो एक फ्री एंड फेयर ट्रिब्यूनल बनाएंगे तो उन्हें उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस मिल सकती है, लेकिन ओपनहाइमर ने इस ऑफर से इनकार कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि ओपनहाइमर बेकसूर है, इसलिए उन्होंने ओपनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड भी दिया और फिर ओपनहाइमर 1966 में कैंसर की बीमारी की वजह से चल बसे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसके बारे में जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।